जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को लेकर के। इस क्लास के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैटर कराया जाएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर सबसे पहले आपको सभी यूनिट को अच्छे प्रकार से समझाया जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू, रेगिस्तान और लॉन्ग क्वेश्चन को हम इसी क्लास के अंदर करवाने वाले हैं। यानी ये क्लास लंबी चलेगी, निश्चित तौर पर लंबी चलेगी, और बड़ी क्लास होने के नाते आप अपने समय को मैनेज करके ही इस क्लास को देखें। बीच में छोड़ कर जाएंगे तो इस क्लास का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। देखिएगा दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं, और इकाई नंबर फर्स्ट से लेकर के इकाई नंबर 5 तक हम अच्छे प्रकार से कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा बिना देरी किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर फर्स्ट यूनिट आपकी दे रखी है, कहानी का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, तत्व और कहानी का शिल्प। और उसके बाद टॉपिक 2 दे रखा है, हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास तथा सोपान। और थर्ड पॉइंट दे रखा है इकाई नंबर फर्स्ट के अंदर ही, प्रमुख हिंदी कहानीकारों का सामान्य परिचय। तो ये तीनों टॉपिक आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखी है, जिनको अच्छे प्रकार से देखेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 के अंदर उसने कहा था, जो आपके चंद्रदत्त शर्मा गुलेर जी के द्वारा लिखी गई है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, और पाजेब जैनेन्द्र कुमार जी के लिखा द्वारा जो है लिखी गई है। ये जो है इकाई नंबर 2 के अंदर है। और इकाई नंबर 3 के अंदर शरणदाता, चिप की दावत, गदल। और इकाई नंबर 4 के अंदर अकेली, गलत होता पंचतंत्र, जिंदगी और जोंक। और इकाई नंबर 5 के अंदर स्नेह बंधन, फैसला और फुलाव। ये पांचों यूनिट आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आसान भाषा के अंदर समझने वाले हैं, और उसके बाद एमसीक्यू, रेगिस्तान और लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कहानी का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं तत्व किस प्रकार से है। देखिएगा, कहानी का अर्थ, कहानी शब्द का सामान्य जो अर्थ होता है वो किसी घटना, अनुभव या जीवन प्रसंग का रोचक एवं कलात्मक वर्णन जो है होता है। यह गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें सीमित आकार में किसी एक प्रमुख घटना, समस्या, पात्र या जीवन सत्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से कहानी का जो अर्थ है वो किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, कोई अनुभव हो सकता है, जीवन का प्रसंग या रोचक हो सकता है, जीवन प्रसंग का रोचक एवं कलात्मक वर्णन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ये गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें सीमित आकार में किसी प्रमुख घटना, समस्या, पात्र या जीवन सत्य को प्रभावशाली ढंग से और पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपके कहानी का अर्थ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहानी की परिभाषाएं, जो कि अलग अलग कवियों के द्वारा किस प्रकार से दी गई है उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण रहती है उनको यहाँ पर ऐड किया गया है, जो बार बार एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है। देखिएगा, यहाँ पर प्रेमचंद जी के द्वारा कहानी की परिभाषा क्या दी गई है कि कहानी जो है, कहानी जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली रचना है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी जो है वो जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली क्या है, रचना है। और आपके एडगर एनल पो है, उनके द्वारा क्या जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने कहा कि कहानी ऐसी रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके और जिसका प्रभाव एक ही हो, ये इनके द्वारा कहा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर है, डॉक्टर गुलाब राय जी कहते हैं कि कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है, यानी स्वतः ही पूर्ण रचना है, जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को केंद्र में रखकर जो है कथा विन्यास किया जाता है। ये गुलाब राय के द्वारा कहा गया। ये तीनों और जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, इनको अच्छे प्रकार से आप याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर आपके बहुत ही काम आने वाली है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लो या फिर एमसीक्यू के अंदर भी ये आ सकती है। रेगिस्तान वाला जो क्वेश्चन कहते हैं एमसीक्यू वाला और रेगिस्तान वाला, उनके अंदर भी ये देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं
कहानी के स्वरूप की, कहानी का स्वरूप है। कहानी का जो स्वरूप है वो संक्षिप्त, प्रभावपूर्ण और उद्देश्यपरक होता है। इसका लक्ष्य पाठक के मन पर एक समृद्ध और प्रभावशाली अनुभूति उत्पन्न करना, इसका क्या होता है, अनुभूति करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के तत्व क्या क्या हैं। कहानी के प्रमुख तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, कहानी के तत्व जिसमें कथानक यानी घटनाओं का क्रम जो होता है वो कथानक के अंतर्गत आता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्रों का स्वभाव, व्यक्तित्व, पात्र एवं चरित्र चित्रण के अंतर्गत आता है। समाज के अंदर पात्रों की बातचीत होती है वो आती है। देश काल एवं वातावरण के अंदर घटना की पृष्ठभूमि को इसके अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर कहानी के पीछे का विचार यानी कहानी का उद्देश्य क्या है वो इसके अंतर्गत आता है। भाषा शैली के अंतर्गत विषय के अनुरूप भाषा आती है। संघर्ष में पात्रों या परिस्थितियों का विरोध यहाँ पर होता है। चरमोत्कर्ष के अंतर्गत सर्वोच्च तनाव का बिंदु ये होता है। और प्रभाव के अंतर्गत पाठक के मन पर जो है अस्थायी छाप ये छोड़ता है, यानी प्रभाव उसका देखने को मिलता है। जो पाठक पढ़ता है उसके ऊपर उस कहानी का जो प्रभाव देखने को मिलता है, यानी जो उसके ऊपर अस्थायी छाप छोड़ी जाती है उस कहानी के द्वारा, वो ही यहाँ पर क्या होता है, प्रभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी का शिल्प किस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिएगा, कहानी को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शिल्प है। इसके प्रमुख अंगों में कथानक की संरचना, पात्र की योजना, घटना विन्यास, संवाद योजना, भाषा एवं शैली, वातावरण निर्माण, दृष्टिकोण, प्रतीक एवं बिंब, शीर्षक, आरंभ, अंत और चरमोत्कर्ष सभी यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे हम बात करते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यानी फर्स्ट यूनिट का जो 2 नंबर आपका टॉपिक दे रखा है कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास तथा सोपान, उसकी हम बात करते हैं। तो सेकंड जो आपके टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, हिंदी कहानी का उद्भव। कहानी का उद्भव देखिएगा, हिंदी कहानी का विकास एक लंबे साहित्यिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्राचीन भारतीय साहित्य में पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं और आपकी कथा सरित सागर आदि में कथा परंपरा दिखाई देती है। मध्यकाल में लोक कथाओं, धार्मिक आख्यानों और प्रेमाख्यानों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम है वो किया है। आधुनिक अर्थ में हिंदी कहानी का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखने को मिला। आधुनिक शिक्षा, मुद्रण व्यवस्था, पत्र पत्रिकाओं और पश्चिमी साहित्य के प्रभाव ने हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आगे देखिएगा कि हिंदी कहानी के विकास के प्रमुख सोपान क्या है। देखिएगा, सोपान यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक के कहानी काल क्या है। देखिएगा, हिंदी में प्रारंभिक कहानियों में इंदुमती 11 वर्ष से का समय और आपकी जो है दुलाई वाली आदि रचनाओं का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। इस काल में कहानी अपने आधुनिक स्वरूप की ओर बढ़ रही थी। कथानक में मनोरंजन और नैतिकता का प्रभाव अधिक देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग देखिएगा, हिंदी कहानी को वास्तविक सामाजिक आधार प्रदान करने में प्रेमचंद का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन, गरीबी, किसान एवं मजदूर, सामाजिक विषमता, शोषण, मानवीय संवेदना और नैतिक संघर्ष का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं कफन, पूस की रात, ईदगाह है, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा और आपके पंच परमेश्वर। जो कि ईदगाह कहानी है वो बहुत ही फेमस कहानी है जो आपने पढ़ी भी होगी। ये बाकी जितनी भी इनकी है द्वारा रचित कहानियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद उत्तर जो कहानी है, प्रेमचंद उत्तर कहानी देखिएगा कि प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में अनेक नए विषय और शिल्प विकसित हुए। मनोवैज्ञानिकता, व्यक्तिवाद और सामाजिक यथार्थ को विशेष महत्व मिला। और इस दौर के प्रमुख कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार अगेजी और इलाचंद्र जोशी और यशपाल प्रमुख देखने को मिलते हैं।
नई कहानी आंदोलन लगभग 1950 के दशक में हिंदी कहानी में नई कहानी आंदोलन का विकास हुआ। इसमें व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, अकेलेपन, दाम्पत्य संबंधों, मध्यम वर्गीय जीवन और बदलती सामाजिक परिस्थितियों को प्रमुखता यहाँ पर मिली। और इसके कहानीकार है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर निर्मल वर्मा। ये आपके नई कहानी के कहानीकार है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आपके साठोत्तरी कहानी क्या है। 1960 के बाद कहानी में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विसंगतियों के साथ आम आदमी की समस्याओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। व्यवस्था के प्रति असंतोष, जीवन की जटिलताओं को महत्व मिला। समकालीन हिंदी कहानी देखिएगा। समकालीन कहानी में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी जीवन, ग्रामीण एवं शहरी समस्याएं, वैश्वीकरण, बाजारवाद, बेरोजगारी, विस्थापन और बदलते पारिवारिक संबंध जैसे जो विषय हैं यहाँ पर प्रमुख देखने को मिले थे। अब हम यूनिट नंबर फर्स्ट के पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसके अंदर प्रमुख हिंदी कहानीकारों का सामान्य परिचय जो है दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर शॉर्ट के अंदर हम बात करेंगे, जिससे अच्छे प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और बाकी कुछ जो बचता है वो हम जो MCQ, रेगिस्तान और आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर कवर कर लेंगे। यानी पूरा का पूरा मैटर आपको अच्छे प्रकार से कवर करवाया जाएगा। कुछ मैटर यहाँ पर मिलेगा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाएगा। देखिएगा हम बात करते हैं आपके कहानीकारों के सामान्य परिचय की। देखिएगा मुंशी प्रेमचंद, जिनका काल रहा है 1880 से 1936 तक का इनका काल रहा है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदी कहानी को आदर्शवाद से हटाकर यथार्थवाद की ठोस जमीन पर खड़ा किया। उनकी कहानियों में दलित, पीड़ित, किसान, मजदूर वर्ग की समस्याओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा ज्ञानेंद्र कुमार जी। ज्ञानेंद्र कुमार 1905 से लेकर के 1990 तक का इनका काल रहा है। हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक धरातल पर चरित्र चित्रण करने वाले प्रमुख कहानीकारों में ज्ञानेंद्र कुमार का नाम अग्रणी है। उन्होंने व्यक्ति के मन की गहराइयों को और कुंठाओं और आपके जो है नैतिक द्वंद्वों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। पाजेब, खेल और पत्नी उनकी चर्चित कहानियां देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अगे। ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम आपके नॉन कॉलेज वालों से पूछा जा चुका है। जो नॉन कॉलेज वालों का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये लेटेस्ट के अंदर देखने को मिल चुका है। यानी ये नाम आपको भी याद रखना है। ये रेगिस्तान के अंदर आपसे भी पूछा जा सकता है। नॉन कॉलेज वालों से रेगिस्तान के अंदर ये नाम पूछा जा चुका है, अगे जी का पूरा नाम। नेक्स्ट देखिएगा अगे आधुनिकवादी चेतना के सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी कहानियों में शिल्प और कथ्य का जो है अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें रोज यानी गेंगरीव और आपके विपथका और कोठरी की बात उनकी जो है कालजयी कहानियां हैं, जिनमें व्यक्ति के अकेलेपन और आधुनिक जीवन की विसंगतियों को उकेरा गया है। नेक्स्ट देखिएगा हम बात करते हैं यशपाल जी की। इनका काल रहा है 1903 से लेकर के 1976 तक का। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कहानीकार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक विषमता, असंभववाद का विरोध और मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलताओं का स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है। पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान उनके कहानी की दो प्रमुख कहानी संग्रह देखने को मिलते हैं। मोहन राकेश देखिएगा कि मोहन राकेश 1925 से 1975 जो है 72 का काल रहा है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक है मोहन राकेश, जो कि आपके दाम्पत्य संबंधों के टूटने, अकेलेपन और आधुनिक मध्यम वर्गीय मनुष्य की हताशा को अपनी कहानियों में व्यक्त किया। लंबे जो है आपके मलबे का मालिक और फौलाद का आकाश उनकी प्रमुख कहानियां है, जो कि आपके इनका समय है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के बारे में बात करते हैं। देखिएगा निर्मल वर्मा की कहानियों में कथानक से अधिक वातावरण और संवेदना को महत्व दिया गया है। वे नई कहानी के ऐसे हस्ताक्षर है जिनकी भाषा में काव्यात्मकता और एक प्रकार की उदासी है। परिंदे कहानी को कई आलोचक
हिंदी की पहली नई कहानी मानते हैं। साथियों, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल टुडे रोजगार के नाम से है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ एग्जाम से 24 घंटे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इकाई नंबर 2 शुरू हो जाती है। इकाई नंबर 2 है हमारी, जिसमें जो है आपके फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरिया जी की कहानी है, उसके बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर लेखक का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार, निबंधकार और भाषाविद और विद्वान थे। हिंदी कहानी के विकास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानी उसने कहा था हिंदी के प्रारंभिक आधुनिक कहानियों में अत्यंत प्रसिद्ध मानी जाती है। कहानी में प्रेम, त्याग, कर्तव्य, देशभक्ति का अत्यंत मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। नाम चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ, निधन 1922 के अंदर हुआ। और इनके प्रमुख जो क्षेत्र कहानी, निबंध, भाषा, इतिहास, इनके अंतर्गत इनका लेखन कार्य रहा है। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था और प्रमुख विशेषता है सरल भाषा, सजीव संवाद देखने को मिलता है, मनोवैज्ञानिक चित्रण और प्रभावशाली कथानक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा उसने कहा था कहानी का परिचय। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है और इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का मुख्य पात्र यहाँ पर लैना सिंह है। उसके जीवन में बचपन की एक छोटी सी मुलाकात प्रेम का रूप ले लेती है। बाद में परिस्थितियाँ दोनों को जो है अलग कर देती है। वह लड़की किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है और उसका पति सेना में होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लैना सिंह भी सैनिक के रूप में युद्ध भूमि में पहुंचता है। संयोग से उसे उसी स्त्री के पति और पुत्र की रक्षा का अवसर मिलता है। स्त्री ने उससे अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए कहा था और लैना सिंह उस वचन को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता है और अंततः अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ये इसका जो है आपके शॉर्ट में परिचय यहाँ पर बताया गया है। उसने कहा था कहानी का। इसकी कथा वस्तु देखिएगा। कहानी की जो जो आपकी कहानी है, कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाजार में लैना सिंह और एक लड़के की मुलाकात से होती है। दोनों के बीच बाल सुलभ बातचीत होती है। लड़की उससे कई प्रश्न पूछती है। ये छोटी सी मुलाकात लैना सिंह के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ देती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा समय बीतता है, दोनों अलग हो जाते हैं। वर्षों बाद लैना सिंह को पता चलता है कि वह लड़की अब किसी सैनिक की पत्नी है और उसका पति और बेटा भी सेना से जुड़े हैं। प्रथम विश्व युद्ध में लैना सिंह सैनिक के रूप में युद्ध करने जाता है। वहाँ उसे उस स्त्री का पति और पुत्र मिलते हैं। उसे यह भी पता चलता है कि उस स्त्री ने उससे अपने परिवार की रक्षा का अनुरोध किया था और लैना सिंह अपने कर्तव्य और वचन को सर्वोच्च मानता है और वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्राणों जो है उनके प्राणों की रक्षा करता है। अंततः वह स्वयं घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसका बलिदान कहानी को जो है अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया। देखिएगा लैना सिंह के बारे में देखिएगा। इनके बारे में भी जो है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है। देखिएगा लैना सिंह कहानी का प्रमुख पात्र है। वह साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, प्रेम पूर्ण और त्यागी सैनिक है। सच्चा प्रेम देखिएगा वह अपने प्रेम को स्वार्थ से नहीं जोड़ता है। त्याग की भावना, प्रेमिका के परिवार की रक्षा के लिए अपना जीवन तक दे देता है। कर्तव्य निष्ठा, सैनिक धर्म की पूरी निष्ठा से जो है निभाता है सैनिक धर्म को। और वीरता, युद्ध भूमि में अद्भुत साहस दिखाता है। वचन का पालन उसने कहा था उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा जो है दायित्व बन जाता है। और लड़की जो कि आपकी सिख स्त्री है उसके बारे में देखिएगा। कहानी में लड़की का नाम स्पष्ट रूप से प्रमुखता से दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बचपन में उसकी लैना सिंह से मुलाकात होती है। बाद में वह एक सैनिक की पत्नी बन जाती है और वह लैना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा का अनुरोध करती है। उसका यही अनुरोध कहानी की पूरी घटना को एक विशेष दिशा की ओर लेकर चलता है। नेक्स्ट उसका पति की बात करें तो वह सेना में कार्यरत था। युद्ध भूमि में लैना सिंह का साथी बनता है। कहानी में उसकी सुरक्षा लैना सिंह के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाती है और उसका स्त्री का पुत्र भी युद्ध की परिस्थितियों में उपस्थित था और लैना सिंह उसकी रक्षा का दायित्व निभाता है। नेक्स्ट देखिएगा कहानी का शीर्षक क्या है उसने कहा था इसका। देखिएगा उसने कहा था शीर्षक अत्यंत जो है सार्थक और प्रभावशाली है। कहानी में स्त्री का
कहा हुआ वो जो वाक्य है लहना सिंह के जीवन का आधार बन जाता है। और उसने लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा का करने का जो वचन मांगा था, वो रक्षा करने को कहा। और लहना सिंह इस बात को जीवन भर नहीं भूलता। अंततः वह अपने प्राण देकर उस अपने वचन का पालन करता है और इसीलिए कहानी का पूरा भाव उसने कहा था में समाहित हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कहानी में प्रेम की भावना देखिएगा। कहानी में प्रेम का स्वरूप अत्यंत पवित्र और त्यागमय है। लैला सिंह का प्रेम किसी प्रकार की प्राप्ति या अधिकार की भावना पर आधारित नहीं है। वह अपनी प्रेमिका को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी उसके प्रति उसका प्रेम समाप्त नहीं होता। जब उसे उसके पति और पुत्र की रक्षा करने का अवसर मिलता है तो वह अपने निजी स्वार्थ को भूलकर उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार कहानी में निष्काम और त्यागपूर्ण प्रेम को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, कहानी में देशभक्ति और सैनिक भावना। कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से जो है में लिखी गई है और इसमें सैनिक जीवन, युद्ध की कठिनाइयों, सैनिकों के साहस का चित्रण मिलता है। लैला सिंह व्यक्तिगत प्रेम और सैनिक कर्तव्य दोनों को अत्यंत गंभीरता से निभाता है। उसका बलिदान सैनिक के साहस, कर्तव्य और त्याग का प्रतीक बन जाता है। नेक्स्ट है कि कहानी में त्याग और बलिदान। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाव त्याग और बलिदान है। लैला सिंह अपने प्रेम की कोई मांग नहीं करता है। वह अपने प्रेम से जो है कोई अपनी मांग नहीं करता है, बल्कि वह केवल अपने प्रेम से जुड़े लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान वह स्वयं जो है संकट में पड़ता है और लेकिन अपने साथी और उसके पुत्र को बचाने का प्रयास करता है। अंततः वह अपने प्राणों का बलिदान देता है और इसीलिए उसका चरित्र चित्रण जो है त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, कहानी की जो भाषा शैली है और शिल्प है वो किस प्रकार से। उसने कहा था कि भाषा शैली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। संवादों का अत्यंत सुंदर और पात्रानुकूल प्रयोग हुआ है। पंजाबी और स्थानीय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कहानी को स्वाभाविक बनाता है। पूर्व दीप्ति शैली है। कहानी में वर्तमान के साथ अतीत की घटनाओं को जोड़ करके कथा को आगे बढ़ाया गया है। मनोवैज्ञानिकता और वातावरण का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। कहानी के प्रमुख उद्देश्य एवं संदेश देखिएगा। कहानी के प्रमुख उद्देश्य जो है सच्चे और निस्वार्थ प्रेम को प्रस्तुत करना, त्याग और बलिदान की महत्ता बताना तथा सैनिक के कर्तव्य और साहस को उजागर करना है। उसने कहा था, संदेश देती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है और मनुष्य अपने वचन और प्रेम और कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लीजिए। यहाँ पर कहानी है, उसने कहा था, लेखक है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, प्रकाशन 1915 में हुआ था। मुख्य पात्र लैला सिंह है। पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है और मुख्य भाव है प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य और वीरता। और विषय शिल्प है पूर्व दीप्ति शैली, संवाद, योजना और मार्मिक अंत यहाँ पर देखने को मिलता है। निष्कर्ष देखिएगा, उसने कहा था, हिंदी कहानी के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने लैला सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य, त्याग और बलिदान का अद्भुत समन्वय यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकाशदीप यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप की बात करते हैं। देखिएगा, लेखक परिचय देख लेते हैं पहले। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। वे कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के अंदर। निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ। प्रमुख काव्य कृति है कामायनी। प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। और प्रमुख कहानी है आकाशदीप। देखिएगा, आकाशदीप की पूरी डिटेल से बात करते हैं। आकाशदीप कहानी का परिचय देखिएगा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें प्रेम, त्याग, करुणा, मानवता और आत्मिक परिवर्तन का चित्रण है। कहानी समुद्र और द्वीपों के वातावरण पर आधारित है। आकाशदीप का दीपक अंधकार में भटके लोगों को मार्ग दिखाता है और जो मानवता के प्रकाश का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी कथा वस्तु क्या है। कथा वस्तु है कि मुख्य पात्र यहाँ पर बुद्ध गुप्त है और चंपा है। उनके बीच प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन चंपा व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर मानव सेवा को चुनती है। वह नाविकों की सुरक्षा के लिए आकाशदीप जलाने का कार्य करती है।
कहानी स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का संदेश यहाँ पर देती है। प्रमुख पात्र देखिएगा यहाँ पर चंपा, जो कि आपकी साहसी, संवेदनशील, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली त्यागशील नायिका है। और बुद्धगुप्त साहसी, प्रभावशाली, समुद्री व्यक्ति जो चंपा के आदर्शों से क्या है प्रभावित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है शीर्षक की सार्थकता है कि आकाशदीप प्रतीक है अंधकार में प्रकाश का, निराशा में आशा का और भटकाव में मार्गदर्शक का। चंपा की मानवतावादी भावना ही कहानी का वास्तविक आकाशदीप है। नेक्स्ट यहाँ पर है कहानी में प्रेम, त्याग और मानवता। यहाँ प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि उदात्त और त्याग में है। चंपा व्यक्तिगत सुख को त्याग कर मानवता को यहाँ पर चुनती है। भाषा शैली और शिल्प देखिएगा काव्यात्मक भाषा है जिसमें भाषा में सुंदरता और भावुकता देखने को मिलती है। प्रतीकात्मकता, आकाशदीप एक शक्तिशाली प्रतीक है। मनोवैज्ञानिकता, पात्रों के द्वंद्व का सजीव चित्रण है। नेक्स्ट यहाँ पर परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण यहाँ पर सारणी के अंदर हमने दर्शाया है। इसमें लेखक है जयशंकर प्रसाद, कहानी है आकाशदीप, प्रमुख पात्र चंपा और बुद्धगुप्त, प्रमुख भाव है प्रेम, त्याग, मानवता और संदेश है मानव सेवा और त्याग का आदर्श देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पाजेब कहानी की, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। देखिएगा थोड़ा सा जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य के अंतर्मन और मानसिक द्वंद्व का चित्रण मिलता है। नाम है जैनेन्द्र कुमार, जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ के अंदर हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं त्यागपत्र, सुनीता और परख। नेक्स्ट देखिएगा पाजेब कहानी का परिचय देखिएगा। ये एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें पाजेब के खोने की घटना के माध्यम से परिवार में उत्पन्न संदेह और बच्चों की निर्दोष मानसिकता को यहाँ पर उभारा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कथा वस्तु एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष किस प्रकार से है। पाजेब का खोना केवल एक घटना नहीं बल्कि संदेह का कारण है। बड़ों का दृष्टिकोण जहाँ तार्किक और संदिग्ध है, वहीं बच्चे का व्यवहार बाल सुलभ जिज्ञासा और निर्दोषता से भरा है। लेखक बताते हैं कि बच्चों को बड़ों के मानदंडों से नहीं बल्कि उनकी अपनी जो है कल्पना शक्ति से जो है समझना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख पात्रों की। प्रमुख पात्र यहाँ पर देखिएगा कि बच्चे जो है आपके मासूम, चंचल और जिज्ञासु है। परिवार के सदस्य बड़ों का संदेहपूर्ण दृष्टिकोण देखने को मिलता है। लेखक है जैनेन्द्र कुमार, विषय है बाल मनोवैज्ञानिक और यहाँ पर मूल संदेश जो है बच्चों के प्रति विश्वास और समझ है और विशेषता है मनोवैज्ञानिक यथार्थ को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 3 की। इकाई नंबर 3 की देखिएगा प्रमुख कहानियाँ शरणदाता, चीफ की दावत और गदर। इसको अच्छे प्रकार से देखिएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर कि शरणदाता यशपाल द्वारा लिखित है। लेखक है यशपाल जी, जो कि प्रगतिशील यथार्थवादी कथाकार थे और उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्य देखने को मिलते हैं। कथा वस्तु में संदेश देखिएगा ये देश के विभाजन, उसकी जो है विभीषिका पर आधारित कहानी है। यह संदेश देती है कि सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा से ऊपर उठकर मानवीयता की रक्षा करना चाहिए और यह शरणार्थी को जो है सुरक्षा देना बड़ा धर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा चीफ की दावत। चीफ की दावत की भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। लेखक है भीष्म साहनी मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं के यथार्थ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और कथा वस्तु है सामनाथ अपने अमेरिकी चीफ को अपने घर पर दावत देता है और अपनी वृद्ध माँ को एक 100 पीस की जो है तरह प्रस्तुत करना चाहता है। और नेक्स्ट है उद्देश्य एवं संदेश। पश्चिमी संस्कृति के अंधाधुनिकीकरण, आधुनिकता के नाम पर बुजुर्गों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पर यहाँ पर करारा व्यंग्य किया गया है। और गदल के अंदर देखिएगा कि लेखक है रांगे राघव, ग्रामीण जीवन और शोषित वर्ग के संघर्ष के चितेरे इनको कहा जाता है। कथा वस्तु एवं संदेश है कि गदल जो है ग्रामीण राजस्थानी परिवेश, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली साहसी स्त्री की कहानी है। ये नारी के आंतरिक और साहस, स्वाभिमान, पारंपरिक समाज की सीमाओं को तोड़ने की जिजीविषा को रेखांकित करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इसकी महत्वपूर्ण जो बातें थी वो इस सारणी के अंदर ले ली गई है। यूनिट नंबर 3, 4 और 5 को अच्छे प्रकार से इसी प्रकार से देखने वाले हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जितने भी डाउट्स रहते हैं वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यू और रेगिस्तान के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर
शरणदाता, शरणदाता के लेखक यशपाल है। विषय वस्तु है देश विभाजन और मानवीय संवेदना, और यहाँ पर प्रमुख पात्र है देवेंद्र। चीफ की दावत विषम साहनी, मध्यम वर्गीय पाखंड और पारिवारिक मूल्य है। सामनाथ और उसकी माँ और चीफ यहाँ पर प्रमुख पात्र है। गदल है रांगे राघव, ग्रामीण प्रवेश, नारी, स्वाभिमान और संघर्ष, यहाँ पर गदल प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करेंगे इकाई नंबर 4 की, जिसके अंदर अकेली, गलत होता पंचतंत्र और जिंदगी और जोंक की बात करेंगे। देखिएगा, अकेली जो मनु भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है। लेखक परिचय देखिएगा, मनु भंडारी नई कहानी आंदोलन की प्रमुख हस्ताक्षर थी। उनकी रचनाओं में नारी मन की संवेदनाओं का चित्रण मिलता है। कथावस्तु एवं संदेश देखिए, ये एक जो है उम्र दराज अकेली महिला जो कि सोमवती है के अकेलेपन और उपेक्षा पर आधारित कहानी है। ये समाज में बुजुर्गों की मानसिक पीड़ा और मानवीय सहानुभूति की आवश्यकता को रेखांकित करती है। गलत होता पंचतंत्र राजीव सेठ जी के द्वारा लिखा गया है। लेखक है राजीव सेठ। आधुनिक जीवन के अंतर्द्वंदों को और पारिवारिक रिश्तों की कथा को जो है कथासार है। कथा वस्तु है संदेश, ये है संदेश है कि ये आज के मशीनी और स्वार्थी समाज पर व्यंग्य करती है। इसमें दिखाया गया है कि भौतिकवादी युग में नैतिकता और मानवीय संबंधों को कैसे पीछे छूट रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जिंदगी झोंक अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। लेखक परिचय, अमरकांत नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उनकी कहानियों में निचले वर्ग का यथार्थ चित्रण मिलता है। कथा वस्तु एवं संदेश, ये रज्जू नामक एक जो है कामचोर परजीवी पात्र की कहानी है, जो दूसरों के श्रम पर जीता है। यह आत्मनिर्भरता और श्रम के महत्व का संदेश देती है। नेक्स्ट यहाँ पर है जो है आपको कहानी के जितनी भी कहानियाँ हैं उनको अच्छे प्रकार से इसके अंदर समझाया गया है। देखिएगा यहाँ पर अकेली कहानी यूनिट नंबर 4 की ये जितनी भी कहानियाँ हैं, अकेली कहानी मनु भंडारी द्वारा लिखित है। अकेलापन और उपेक्षा से जो है पृष्ठभूमि है या फिर विशेष क्षेत्र है इसका। सोमवती जो है इसकी प्रमुख पात्र है। और गलत होता पंचतंत्र राजीव सेठ जी के द्वारा लिखित है। आधुनिकता और नैतिक पतन का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। मूल्यों का हाथ है। और जिंदगी और झोंक अमरकांत वर्मा द्वारा परजीविता और संघर्ष पर आधारित है। और रजू यहाँ पर प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 5 की, जिसके अंदर प्रमुख कहानियां हैं स्नेह बंधन, फैसला और पुलाव। स्नेह बंधन के बारे में देखिएगा, मालती जोशी द्वारा लिखित है। लेखक परिचय है, मालती जोशी पारिवारिक जीवन, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं के प्रमुख अदाकार है। कथा वस्तु और संदेश देखिएगा स्नेह बंधन का। ये कहानी पारिवारिक रिश्तों के ताने बानों और आपसी जुड़ाव पर आधारित है। यह संदेश देती है कि आधुनिकता के दौर में भी रक्त संबंध और स्नेह के बंधन इंसानों को आपस में बांध कर रखते हैं। नेक्स्ट है फैसला, जो मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखित है। लेखक परिचय है, मैत्रेयी पुष्पा ग्रामीण परिवेश, महिला सशक्तिकरण और स्त्री विमर्श के लिए जानी जाती है। कथा वस्तु एवं संदेश देखिएगा, ये ग्रामीण समाज और स्त्री स्वाभिमान पर आधारित कहानी है। ये महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। फुलवा देखिएगा रतन कुमार सांबरिया। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इसका लेखक परिचय देख लेते हैं। रतन कुमार सांबरिया दलित साहित्य और शोषित वर्ग के जीवन यथार्थ के प्रखर हस्ताक्षर है। कथा वस्तु एवं संदेश, ये शोषित एवं उपेक्षित वर्ग की मार्मिक कहानी है, जो समाज की जातिवादी व्यवस्था और अत्याचारों को उजागर करने का कार्य करती है। यह मानवीय समानता और न्याय की वकालत करती है। इसकी भी आपके लिए सारणी बना दी गई है। स्नेह बंधन मालती जोशी द्वारा लिखित है। पारिवारिक रिश्ते और प्रेम से संबंधित है। मानवीय संवेदना एवं अपनत्व का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। फैसला है मैत्रेयी पुष्पा स्त्री स्वाभिमान और ग्रामीण परिवेश, नारी सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता निर्णय जो है यहाँ पर केंद्रीय भाव है। फुलवा जो है रतन कुमार सांबरिया के द्वारा लिखित है। दलित जीवन और सामाजिक असमानता है। फुलवा वंचित वर्ग की पीड़ा है, जो है आपकी पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त करने का यहाँ पर भाव प्रस्तुत किया गया है। तो आज ये जितने भी आपके यूनिट दे रखी थी उनका जो शॉर्ट में हमने मर्ज करके आपको जो है थ्योरी दे दी है। अब आगे हम बात करते हैं इसके रिक्तिस्थानों की, एमसीक्यू की और आपके लॉन्ग क्वेश्चन की। तो चलिएगा हम आगे बात करते हैं। पर कहानी का सबसे अनिवार्य और बुनियादी तत्व किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कथानक का। कथानक है वो कहानी का सबसे अनिवार्य और बुनियादी तत्व जो है माना जाता है। ये आपका
जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर एबेसिड आएंगे, लेकिन डायरेक्ट हम आंसर को लेकर के बात करेंगे, जिससे समय की बचत होगी, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पात्रों की आपसी बातचीत को तकनीकी शब्दावली में क्या कहा जाता है। तो पात्रों की आपसी जो बातचीत होती है उसको तकनीकी शब्दावली के अंदर कथोपकथन यानी संवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। आधुनिक कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है। तो आधुनिक कहानी का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो मानव जीवन का यथार्थ संवेदना होता है। आगे बढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा देते हुए इसे क्या नाम दिया है। तो इसे गल्प कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी में देश काल तत्व का संबंध किससे होता है। तो ये समय और स्थान के वातावरण से होता है। और आपके फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति का प्रयोग कहानी के किस पक्ष से संबंधित है। तो ये आपके शिल्प पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कहानी का वह तत्व है जो पाठक को अंत में कोई संदेश या विचार प्रदान करता है। तो वो उद्देश्य होता है। एक अच्छी कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो पात्र अनुकूल और सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का मुख्य माध्यम क्या होता है। तो पात्रों के कार्य और संवाद होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा तत्व कहानी का नहीं है। तो अभिनेता यहाँ पर इसका नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कहानी कौन सी है। तो वो आपकी हो जाएगा इंदुमती हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदी कहानी के विकास को मुख्य रूप से किस लेखक के नाम को केंद्र में रखकर विभाजित किया गया है। तो वो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन जिसमें हिंदी कहानी का व्यवस्थित जन्म माना जाता है किसने किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है जिसे शिल्प की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था जिन्होंने हिंदी कहानी को यथार्थ की जमीन पर खड़ा किया। तो धनपत राय था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ लगभग किस वर्ष माना जाता है। तो 1956 को हुआ था। 1956 को हुआ था। इनमें से कौन सा कहानीकार नई कहानी के त्रयी में शामिल नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद नहीं है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है। तो केशव प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो महीप सिंह माने जाते हैं। एक कहानी आंदोलन का मुख्य सवर क्या था। तो इसका मुख्य जो सवर था वो था आपके पारंपरिक के मूल्यों का निषेध और अस्वीकार था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कथा सम्राट के नाम से किस कहानीकार को जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक और भाव प्रधान कहानियों के लिए कौन से लेखक प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध है। आंतरिक कहानी के परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख कहानीकार कौन है। तो फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चीफ की दावत अमृतसर आ गया जैसी प्रसिद्ध कहानियों के रचनाकार कौन है। तो भीष्म साहनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदी कहानी में मनोविश्लेषणवादी धारा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जैनेन्द्र कुमार जी को दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सुप्रसिद्ध कहानी पर्दे और आपके मकरील के लेखक कौन है जो मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। वो थे आपके यशपाल जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से भारत पाक विभाजन की त्रासदी को किसने चित्रित किया है। तो मोहन राकेश ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि परिंदे कहानी के लेखक कौन है जिन्हें नई कहानी आंदोलन का पहला और महत्वपूर्ण कहानीकार माना जाता है। तो निर्मल वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है महिला कथाकारों में यही सच है और महारोज जैसी रचनाओं के लिए कौन जानी जाती है। तो मनु भंडारी
जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजा निरंबसिया कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1915 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी का मुख्य नायक लहना लहना सिंह था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कहानी के प्रारंभ में बालक और बालिका की भेंट कहाँ होती है? अमृतसर के चौक की एक दुकान पर होती है। लहना सिंह बालिका से बार बार क्या पूछता था? तो वो पूछता था तेरी जो आपकी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। उसने कहा था कहानी की रचना किस शैली में की गई है? तो पूर्व दीप्ति पद्धति के अंदर की गई है। लहना सिंह सेना के किस पद पर कार्यरत था? तो जमादार के पद पर कार्यरत था। सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या वचन मांगा था? कि उसके पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करने का वचन मांगा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ये लहना सिंह का है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कहानी में आपके लप्टन साहब के बेस में कौन आया था? एक जर्मन जासूस आया था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वो आपके हुई थी वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो बुद्ध गुप्त और चंपा है। कहानी के प्रारंभ में बुद्ध गुप्त और चंपा किस स्थिति में हैं? तो वे नौका में बंदी है। चंपा के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो वे मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। चंपा बुद्ध से घृणा क्यों करते थे? क्योंकि उसे लगता था कि बुद्ध गुप्त ही उर्फ उसके पिता का हत्यारा है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बुधगुप्त और आपके बुधगुप्त और चंपा जिस द्वीप पर पहुंचे उसका नाम क्या रखा गया था? चंपा द्वीप रखा गया था। चंपा प्रतिदिन आकाशदीप क्यों जलाती थी? तो वो आपके अपने भटके हुए पिता और नाविकों के पथ प्रदर्शन की स्मृति में जलाती थी। चंपा के बुधगुप्त के प्रेम प्रस्ताव को पूरी तरह क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रेम के बीच द्वंद्व था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आकाशदीप कहानी में प्रसाद जी ने किस मानवीय द्वंद्व को चित्रित किया है? तो वो घृणा और प्रेम को किया है। कहानी के अंत में बुद्धगुप्त कहाँ चले गए थे? वह चंपा को छोड़कर भारत लौट आता है। चंपा ने अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करने का निर्णय लिया? तो द्वीप के लोगों की सेवा और आकाशदीप जलाते हुए किया था। नेक्स्ट है पाजेब कहानी के लेखक कौन है? जिन्हें हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी का जनक माना जाता है? जैनेन्द्र कुमार जी है। तो है कि पाजेब कहानी किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का मुख्य जो है बाल पात्र कौन है जिस पर पाजेब चुराने का जो है आपकी किया गया संदेह किया गया है? तो वो है छोटू। कौन है छोटू? आशुतोष की बहन का नाम क्या है जिसकी पाजेब खो गई थी? तो उसका नाम था मुनि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि परिवार के लोग आशुतोष पर दबाव क्यों डालते हैं? तो क्योंकि पाजेब की चोरी स्वीकार करवाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। आशुतोष से डर के मारे चोरी का दोष किस पर मढ़ देता है? तो अपने दोस्त छन्नू पर मढ़ देता है। कहानी में आशुतोष के पिता का व्यवहार कैसा दिखाया गया है? कठोर और संदेही दिखाया गया है। अंत में पाजेब कहाँ मिलती है? तो बुआ की बास्केट में मिलती है। किस में मिलती है? बुआ की बास्केट में मिलती है। और ये कहानी बड़ों को क्या संदेश देती है? तो बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर उनके साथ कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी हमें ये संदेश देती है। जब पाजेब मिल जाती है तब आशुतोष की स्थिति कैसी होती है? वह अपमानित और मानसिक रूप से आहत महसूस करता है। शरणदाता शरणदाता कहानी की मुख्य पृष्ठभूमि क्या है? तो इसकी जो मुख्य पृष्ठभूमि है वो आपके भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगे हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है जो लाहौर में फंस जाता है? तो देवेंद्र लाल है। देवेंद्र लाल को उनके अपने घर से निकाल कर अपने घर में शरण कौन देता है? उनके घर से निकाल कर अपने घर में शरण कौन देता है? उनके अपने घर से निकाल देता है और वो अपने घर में शरण देता है। तो वो कौन है?
तो वो आपके रफ़ीक़-उद्दीन है। रफ़ीक़-उद्दीन के घर पर खतरा बढ़ने के बाद देवेंद्र लाल को कहाँ शरण लेनी पड़ती है, तो वो बाद में आपके शेख आपके अत्ताउल्लाह के गिराज के पास वाले पुराने मकान में उनको शरण दी जाती है। शेख अत्ताउल्लाह के घर में रहते हुए देवेंद्र लाल को भोजन कौन पहुंचाता था, तो वो आपके अत्ताउल्लाह की बेटी थी, वो आपके भोजन पहुंचाने का काम करती थी। देवेंद्र लाल को भोजन की थाली में क्या मिलता है जिससे उन्हें खतरे का आभास होता है, तो एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था कुत्ते को खिलाकर खाना, ये लिखा होता है। तो उसको यहाँ पर जो है खतरे का आभास होता है। देवेंद्र लाल ने खाने का ग्रास किसे खिलाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो एक आवारा कुत्ते को खिलाया। शरणदाता कहानी में शरणदाता शब्द किसके लिए सबसे सटीक और संवेदनात्मक रूप से जो है व्यक्त हुआ है, तो वो जुवेदा के लिए हुआ है। इस कहानी का मूल जो संदेश है या उद्देश्य है वो क्या है, तो घृणा के माहौल में भी मानवीय मूल्यों और करुणा की जीत यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कहानी के अंत में देवेंद्र लाल सुरक्षित कहाँ पहुंच जाते हैं, तो अमृतसर के अंदर पहुंच जाते हैं। चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है, जो अपने बॉस को खुश करना चाहता है, तो श्यामनाथ था। श्यामनाथ के घर पर दावत का आयोजन किसके सम्मान में किया गया था, तो किसके सम्मान में किया गया था, उनके दफ्तर के चीफ के लिए किया गया था। दावत की तैयारियों के दौरान श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो बूढ़ी माँ को कहाँ और कैसे छिपाया जाए। श्यामनाथ ने अपनी माँ को दावत के दौरान क्या हिदायत दी थी, तो क्या हिदायत दी थी कि कोठरी में चुपचाप बैठने और सो जाने पर खराटे न लेने की यहाँ पर जो है उन्होंने हिदायत दी थी। चीफ और मेहमानों ने माँ को किस स्थिति में देख लिया था, तो बरामदे में कुर्सी पर बैठे बैठे सोकर खराटे लेते हुए देख लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है जब चीफ ने माँ से हाथ मिलाना चाहा तो माँ ने पहले कौन सा हाथ आगे बढ़ाया था, बायां हाथ। चीफ माँ की किस कला या वस्तु को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे, उनकी पुरानी फुलकारी की कला को देख करके। श्यामनाथ ने अपनी माँ को चीफ के लिए क्या बनाने का आदेश दिया, एक नई फुलवारी बनाने का आदेश दिया था। कहानी के अंत में हरिद्वार जाने की इच्छा क्यों छोड़ देती है, माँ जो है कहानी के अंत में हरिद्वार जाने की इच्छा क्यों छोड़ देती है, क्योंकि बेटे की तरक्की की खातिर फुलवारी बनाने के लिए वो काम करती है। चीफ की दावत है कहानी समाज की किस मानसिकता पर करारा व्यंग्य है, तो दिखावा और बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीनता पर करारा व्यंग्य है। नेक्स्ट यहाँ पर है गदल कहानी के लेखक कौन है, जो अपने ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, तो रांगे राघव। गदल किस जाति समुदाय की स्त्री के रूप में चित्रित की गई है, तो गुजर के रूप में। गदल के बेटों का क्या नाम क्या था, तो गदल के बेटों का नाम था आपके निहाल और नारायण था। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 9602977341, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पर व्हाट्सएप है, मैसेज करिएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए वो सब्जेक्ट का नाम लिख करके तो आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गदल का अपने बेटों का जो घर छोड़ जाने का मुख्य कारण क्या था, तो बेटों और बहुओं द्वारा उसकी उपेक्षा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाना था। गदल का वह देवर कौन था जिससे वह मन ही मन थी और आपके जिसके स्वाभिमान के लिए वह अंत में लड़ती थी, तो लोहेरे था। कहानी में गदल का चरित्र कैसा दिखाया गया है, विद्रोही, साहसी और स्वाभिमानी दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो लोहरे की मृत्यु के बाद उसके जो कारज यानी मृत्यु भोज पर जो गदल ने क्या किया था, तो यहाँ उसके सामाजिक मर्यादा तोड़कर जबरन दावत दी और पुलिस से मुकाबला किया था। कहानी के अंत में गदल की मृत्यु कैसे होती है, तो पुलिस की गोली से लगने से होती है। गदल कहानी मुख्य रूप से किस संवेदना को उभारती है, तो एक स्त्री के अदम्य साहस और उनके प्रेम की गरिमा को उभारती है। अकेली कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो सोमा बुआ है। कौन है, सोमा बुआ है। आगे बढ़ते हैं। सोमा बुआ के अकेलेपन का मुख्य जो कारण था वो क्या था, तो उनके जवान बेटे की मृत्यु और पति का सन्यासी होकर बाहर जाना था। नेक्स्ट यहाँ पर है सोमा बुआ अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, तो दूसरों के यहाँ बिना बुलाए भी काम में हाथ बंटाकर
सामाजिक मेल जोल से करते थे। कहानी में सोमा बुआ के पति जो थे साल में कितने समय के लिए घर आते थे, तो केवल 1 महीने के लिए आते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सोमा बुआ किस रिश्तेदार के यहाँ मुंडन के उत्सव में जाने की तैयारी कर रही थी, अपने देवर के साले के यहाँ। सोमा बुआ ने मुंडन में उपहार देने के लिए अपनी कौन सी प्रिय वस्तु बेची थी, तो अपनी एकमात्र सोने की चूड़ी। सोमा बुआ को अंततः उत्सव में जाने से किसने रोका और यहाँ उन्हें क्यों निराशा हुई? उन्हें बुलाने बुलाने की कोई नहीं आया था इसीलिए। कहानी के अंत में सोमा बुआ की मानसिक स्थिति कैसी दिखाई गई है, तो वह अपमानित और बेहद अकेली महसूस करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है सोमा बुआ का चरित्र समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो उपेक्षित, एकाकी और स्नेही वृद्ध वर्ग का करता है। अकेली कहानी का मूल संदेश क्या है, तो वृद्धों की उपेक्षा और उनके भीतर के ममत्व की तड़प को दिखाना है। गलत होता पंचतंत्र कहानी की लेखिका कौन है, तो राजी सेठ है। इस कहानी का शीर्षक पंचतंत्र के संदर्भ में क्या संकेत देता है? यह आधुनिक जीवन में नीति और मूल्यों के बदलते स्वरूप पर व्यंग्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कहानी के मुख्य पात्र नीरा के अंतर्मन में किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, तो वह महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता और संकीर्णता से परेशान है। गलत होता पंचतंत्र में समाज की किस बुराई पर कटाक्ष किया गया है, तो अवसरवादिता और स्वार्थपरता पर कटाक्ष किया गया है। कहानी के कथानक में पंचतंत्र की कथाओं का उपयोग किस रूप में हुआ है, तो ये दिखाने के लिए हुआ है कि आज की दुनिया में पुरानी नीतियां गलत या निष्प्रभावी साबित हो रही है। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करिएगा 9602977341 पर कांटेक्ट करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। नीरा के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वह संवेदनशील और विचारशील स्त्री है। कहानी के अनुसार आधुनिक महानगरीय मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? अकेलेपन और अजनबियत भाव है। नेक्स्ट यहाँ पर है लेखिका ने कहानी में समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर किया है? शिक्षित और मध्यम वर्ग को उजागर किया है। कहानी का अंत पाठक के मन में क्या प्रभाव छोड़ता है? एक प्रश्न और सामाजिक विसंगतियों का पर चिंता। जिंदगी और झोंक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है जिसके इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है? तो रजुआ है। लेखक ने रजुआ की तुलना झोंक से क्यों की है? क्योंकि तमाम दुखों, बीमारियों, गरीबियों के बावजूद वह जीवन में झोंक की तरह चिपका रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रजुआ की पत्नी का नाम क्या था जिसे लेकर मोहल्ले में चर्चा होती थी? वो आपकी राज देई थी। रजुआ अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करता था? लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम और मांग मांग कर गुजारा करता था। जिंदगी और जोंक कहानी जो है समाज की किस वर्ग का यथार्थ चित्रण जो है करती है? तो शोषित वर्ग, गरीबी और सर्वहारा वर्ग का जो है यहाँ पर वर्णन करती है। कहानी के दौरान जब रजुआ के मरने की खबर उड़ती है तो मोहल्ले वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है? वे राहत महसूस करते हैं या उदासीन रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अमरकांत जी को मुख्य रूप से किस साहित्यिक धारा का कहानीकार माना जाता है? तो नई कहानी का माना जाता है। इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो मनुष्य की जिजीविका और सामाजिक संवेदनहीनता का चित्रण करना है। स्नेह बंधन कहानी की लेखिका कौन है जिन्हें मध्यम वर्गीय जीवन की चितेरी कहा जाता है? तो मालती जोशी है। और इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है जो अपनी गृहस्थी और बच्चों के लिए समर्पित है? तो मंजू है। और आगे बढ़ते हैं। मंजू की अपनी सास के साथ कैसे संबंध थे? बहुत गहरे प्रेम और समझ के। तो कहानी में जो स्नेह बंधन कहानी है, इस कहानी में स्नेह बंधन का अर्थ क्या निकल कर आता है? तो इसका अर्थ निकल कर आता है प्रेम का बंधन जो परिवार को क्या करता है? जोड़े रखता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कि मंजू के पति का स्वभाव कहानी में कैसा चित्रित है? तो वो आपके अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने वाला और सरल बताया गया है। मालती जोशी की जो कहानियां हैं, कहानियों का मुख्य विषय प्राय क्या होता है? तो वो होता है मध्यम वर्गीय परिवार, रिश्तों की मिठास और संवेदना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहानी में नई और पुरानी पीढ़ी के बीच क्या दिखाया गया है? तो यहाँ पर समन्वय, प्रेम और आदर का भाव दिखाया गया है। मंजू अपनी सास की सेवा किस भाव से करती है? तो वो किस भाव से करती है? तो वो आपके स्वाभाविक स्नेह और कर्तव्य बोध से करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो आपसी समझ और स्नेह से ही घर
स्वर्ग बनता है, ये है। नेक्स्ट यहाँ पर सने बंदर कहानी की भाषा शैली कैसी है? सरल, सहज और हृदय को स्पर्श करने वाली है इसकी भाषा शैली। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फैसला कहानी में नारी सशक्तिकरण की मुख्य आवाज बनकर कौन सा पात्र उभरा है? तो वो आपके ईश्वरिया जो है, ईश्वरिया उभरा है। ईश्वरिया किस राजनेता से प्रेरित है और उन्हें नारी समानता का परिचायक मानती है? तो वो आपके हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वसुमती के ग्राम प्रधान चुने जाने पर ईश्वरिया ने कौन सा मुहावरा प्रयुक्त किया था? कि अब दिन दिन गए कि जनी गूंगी बहरी चिड़िया बकरियां की नाई हंकती रहे, ये जो मुहावरा है प्रयुक्त किया था। ईश्वरिया के अनुसार बराबरी का जमाना आने आने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो ये है कि वसुमती का परिधान बन जाना। वसुमती का जो है परिधान जो है बन जाना, वसुमती का परिधान बन जाना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सूर्या महिलाओं के किन कार्यों को केवल महिलाओं के कर्तव्य नहीं मानती है? तो चक्की पीसना और रोटी थेपना नहीं मानती है। सूर्या के अनुसार पुरुषों को कौन से कार्य करने चाहिए? जो कार्य महिलाएं करती है वे पुरुषों को भी कार्य है वो करने चाहिए। आगे नेक्स्ट यहाँ पर है कि सुन ले सुनाने के लिए ही कह रहे हैं हम। ऐश्वर्या की ये बात किसे सुनाकर कह रही है? तो रणवीर को। नेक्स्ट यहाँ पर ऐश्वर्या के अनुसार आने वाले समय में वसुमती क्या कार्य करेगी? तो कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी और राज करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिएगा कि रणवीर एक दिन चाखी पिसेगा, रोटी थापेगा, ये कथन ऐश्वर्या की किस सोच को दर्शाता है? तो स्त्री पुरुष के बीच श्रम का सम्मान, विभाजन और सत्ता परिवर्तन को दर्शाता है। ऐश्वर्या के चरित्र की मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? वो है कि वह समय से आगे की बात करने वाली और निर्भीक महिला है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके हृदय की आत्मा का मुख्य कारण टेक्स्ट में क्या बताया गया है? तो क्या बताया गया है? वो बताया गया है झूठी मर्यादा के बंधन। ऐश्वर्या को जीवित होने का प्रमाण देने वाली स्त्री क्यों कहा गया है? क्योंकि वह सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेती है। लेखक के अनुसार वसुमती किन दो पात्रों को एक साथ जी रही है? तो वो आपके ऐश्वर्या और हरदोई को एक साथ जी रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कहानी के अंत तक आते आते वसुमती के व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आते हैं? तो ये परिवर्तन आते हैं कि वह अपने अंदर की हरदोई को मानकर ऐश्वर्या को जगाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वसुमती ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किसे वोट दिया था? तो किसे वोट दिया था? अपने पति के प्रतिद्वंदी को वोट दिया था। रामेश्वर के हाथ में जो कागज का पुर्जा है वह क्या खोदने की कोशिश कर रहा है? तो वह पंडित जी का मकान खोदने की कोशिश कर रहा है। रामेश्वर को किसका मकान ढूंढने में कठिनाई हो रही थी? तो उसको पंडित आपके माता प्रसाद का मकान ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मोहल्ले के लोग रामेश्वर से मकान का पता बताने के लिए सबसे पहले क्या पूछते हैं? तो वो पूछते हैं प्लॉट नंबर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्लॉट नंबर पूछते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है रामेश्वर के पास किसका पूरा पता उसकी जेब में रखा हुआ है? तो वो रखा हुआ है अपने लड़के का। फुलवा की कोठरी में कुल कितने कमरे हैं? तो यहाँ पर 10 से 12 कमरे हैं। कोठी के प्रश्न को देख रामेश्वर की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो वो हुई उसकी आंखें जो है आपके चूदिया हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर है फुलवा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो वो आपके 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फुलवा के परिवार में कौन कौन शामिल है? तो फुलवा के परिवार में जो शामिल थे फुलवा, उसका बेटा राधा मोहन, बहू, एक पोता और एक पोती। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रिज खोल कर देखने पर रामेश्वर को उसमें क्या क्या सामान दिखाई दिया? तो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, आम, सेब और संतरे दिखाई दिए थे। फुलवा फ्रिज के एल्यूमिनियम के बॉक्स का उपयोग किस चीज़ के लिए करने की बात कहती है? तो वो आपके दूध की गुल्फी बनाने के लिए करने के लिए कहती है। दूध की गुल्फी बनाने के लिए यहाँ पर जो है कहती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मिक्सी के बारे में बताते हुए फुलवा ने किन चीज़ों का रस निकालने का जिक्र किया था? तो वो आपके आम, संतरा, अंगूर, गाजर और टमाटर का। रसोई के दृश्य में रामेश्वर की आंखें किस चीज़ को देखकर वहीं गड़ी रह गई? तो वो आपके संगमरमर से बनी रसोई और कीमती बर्तनों को देखकर। गांव
में 16-17 साल की फुलवा को किन के कुओं पर चढ़ने की मनाही थी? तो वो आपके जमींदारों के कुओं पर चढ़ने की मनाही थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अतीत की घटना में जब रामेश्वर कुएं पर नहा रहा था तब फुलवा उससे क्या मांग रही थी? तो वो आपकी मांग रही थी 2 बाल्टी पानी। अतीत में रामेश्वर ने फुलवा के साथ कैसा व्यवहार किया था? तो वो क्या था, उसने फुलवा का मटका फोड़ दिया तथा उस पर जो है आपके थूक दिया था। उस पर क्या कर दिया था? थूक दिया था। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक कहानी का जनक है हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से जो है किसे माना जाता है? तो वो आपके मुंशी जो प्रेमचंद जी है, मुंशी मुंशी प्रेमचंद जी जो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी है, उनको आधुनिक कहानी का जो है जनक हिंदी साहित्य के अंदर मुख्य रूप से जो है माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय तत्व क्या है? कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय तत्व होता है वो आपके दोस्तों कथानक होता है। क्या होता है? कथानक होता है, जिसे हम कथा वस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कथा वस्तु भी उसको कहते हैं। तो ये आपके कथानक और कथा वस्तु कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय तत्व होता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कहानी में पात्रों के आपसी संवाद को शास्त्रीय शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो शास्त्रीय शब्दावली की बात करें तो यहाँ पर शास्त्रीय शब्दावली के अंदर इसे कहा जाता है कथोप कथन। कथोप कथन जो है इसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी का वह तत्व है जो पाठक को कहानी के स्थान, समय और वातावरण का बोध कराता है। तो वो आपके क्या होता है? वो आपके होता है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण जो होता है, देश काल और वातावरण जो होता है, वो आपके कहानी का वह तत्व होता है जो पाठक को कहानी के स्थान तो कहानी का वह तत्व है जो पाठक को कहानी के स्थान, समय और वातावरण का बोध कराता है, वह आपके देश काल और वातावरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कहानी की वह शैली जिसमें पात्र स्वयं अपने मुंह से कथा सुनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मकथात्मक शैली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कथा कथात्मक आत्मकथात्मक शैली कहा जाता है। आत्मकथात्मक शैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कहानी छोटे मुंह में बड़ी बात कहती है। ये प्रसिद्ध कथन जो है ये किसका है? ये प्रसिद्ध कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का है। किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। डॉक्टर नामवर सिंह का है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संख्या 7 है कि कहानी के शिल्प में जब घटनाओं को सीधे क्रम में न दिखाकर यादों के जरिए दिखाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पूर्व दीप्ति। क्या कहा जाता है? पूर्व दीप्ति जो है कहा जाता है, पूर्व दीप्ति कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कहानी का अंतिम तत्व है जिसके माध्यम से लेखक अपना संदेश पाठक तक पहुंचाता है। पाठक तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। क्या है? उद्देश्य कहलाता है। उपन्यास की तुलना में कहानी का स्वरूप जो है आपके कैसा होता है? एक तो आपके संक्षिप्त होता है उसका, और दूसरा प्रभावपूर्ण देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संख्या 10 देखिएगा दोस्तों कि पात्रों की मानसिक स्थिति और अंतर्द्वंद का चित्रण करना जो है चरित्र चित्रण तत्व के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? चरित्र चरित्र और आपके चित्रण के अंतर्गत आता है। चरित्र चित्रण के अंतर्गत यह आता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आपके इंदुमती जो थी, इंदुमती इंदुमती को मान्यता है वो प्रदान की थी। आगे है यहाँ पर के एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माधव राघव। कौन है? माधव है राघव है। माधव राघव राघव है जिसे वर्तमान में कई विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी जो है कहानी की संज्ञा देते हैं या फिर पहली कहानी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी कहानी के विकास क्रम को जो है मुंशी प्रेमचंद मुंशी 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 प्रेमचंद के नाम के आधार पर क्या किया गया है? विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विश्व प्रसिद्ध कहानी जो थी कहा उसने 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 कहा था जो है सरस्वती पत्रिका में 1915 में जो है प्रकाशित हुई थी।
और प्रेमचंद जी की पहली हिंदी कहानी जो है आपकी, पहली हिंदी कहानी है वो पंच परमेश्वर मानी जाती है। कौन सी? पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर जो है मानी जाती है, जो कि आपके 1916 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि कफन कहानी प्रेमचंद के लेखन के, कफन जो कहानी है वो प्रेमचंद के लेखन लेखन के यथार्थवादी दौर की कहानी है। कैसी है? यथार्थवादी दौर की कहानी है। यथार्थवादी दौर की कहानी है। स्वतंत्रता के बाद 1954-55 के आसपास हिंदी कहानी, हिंदी साहित्य में जो है आपके, हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। किसका? नई कहानी नई कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है परिंदे कहानी के लेखक है। परिंदे जो कहानी है इसके लेखक आपके निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा है, जिन्हें नई कहानी की पहली कृति का श्रेय दिया जाता है। नई कहानी की जो है पहली कृति का श्रेय इनको दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है सचेतन कहानी आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर महीप सिंह है। कौन है? महीप सिंह को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हिंदी कहानी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में जो है सरस्वती जो पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका का योगदान अतुलनीय रहा है, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदी कहानी को आपके तिलिस्म और अयारी के चंगुल से निकालकर सामाजिक यथार्थ से जोड़ने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो जाता है आपके मुंशी प्रेमचंद जी को जाता है। किसको जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आदर्शो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है जो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की मुख्य विशेषता मानी जाती है। और पुरस्कार आकाशदीप, पुरस्कार जो आपके आकाशदीप और गुंडा जैसी जो ऐतिहासिक और भाव प्रधान कहानियों के रचयिता जो है आपके, वो कौन है? जय शंकर प्रसाद है। जय शंकर प्रसाद जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी कहानी परंपरा का प्रवर्तक जो है वो आपके जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। आंतरिक कहानीकार के रूप में जो है आपके फणीश्वर नाथ जो रेणु है आपके, फणीश्वर फणीश्वर नाथ रेणु को जो है माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु को जो है आपके माना जाता है। आंतरिक कहानीकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु को जो है नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्हें तीसरी कसम कसम जैसी प्रसिद्ध कहानी जो है लिखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नई कहानी आंदोलन है। आंदोलन के 3 प्रमुख स्तंभों में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और आपके जो है मोहन राकेश मोहन राकेश गिने जाते हैं। मोहन राकेश जो है गिने जाते हैं। और यहाँ पर अगे जी जो है अगे अगे जी जो है अगे अगे जी की कहानियों में प्रतीकवाद और अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव जो है दिखाई देता है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण रोंज जो आपके गैंग्रीन कहानी है। नेक्स्ट यहाँ पर है चीफ की दावत है। चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है जैसी काल जयी कहानियों के माध्यम से मध्यम वर्गीय जो आपके खोखलेपन को भीष्म साहनी ने उजागर किया है। किसने उजागर किया है? भीष्म साहनी ने जो है आपके उजागर किया है। भीष्म साहनी ने उजागर किया है। समकालीन महिला कहानीकारों में मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती के साथ जो है आपके उषा उषा आपके आपके जो है प्रिय प्रियवदा जो है आपके नाम, प्रियवदा का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने वापसी जैसी प्रसिद्ध कहानी लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो है आपके कमलेश्वर थे। कौन थे आपके? कमलेश्वर थे। कमलेश्वर कमलेश्वर थे, जिन्होंने आम आदमी की समस्याओं को साहित्य के केंद्र में रखा।
नेक्स्ट यहाँ पर है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो यह आपके 1915 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है, इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम को क्या है, तो लहना सिंह है। क्या है आपके, लहना लहना सिंह जो है इस कहानी के मुख्य पात्र है। लहना सिंह जो है इस कहानी के क्या है, मुख्य पात्र के रूप में माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कहानी का प्रारंभ जो है अमृतसर के। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम जो है, आपके मुख्य पात्र का जो नाम है लैना सिंह है, जो कि आपके सिख राइफल में जमादार थे। और कहानी का प्रारंभ अमृतसर से, अमृतसर के जो है आपके इक्के गाड़ी बाजार से होता है। कौन से बाजार से, इक्के गाड़ी, इक्के गाड़ी बाजार से होता है, इक्के गाड़ी बाजार से होता है, इक्के गाड़ी बाजार से होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, होता है जहाँ लड़का और लड़की पहली बार मिलते हैं। लहना सिंह नंबर है, कौन से नंबर की जो है सिख राइफल में जमादार थे, तो ये आपके 77वीं सिख राइफल में जमादार थे। उसने कहा था हिंदी की पहली कहानी है जो जो आपके जो है पूर्व दीप्ति, कौन सी, पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा की भीख जो है आपके जो है भीख जो मांगी थी, भीख जो है आपकी क्या आंचल फैलाकर मांगी थी, कौन, क्या आंचल फैलाकर जो है आपके आंचल फैलाकर जो है मांगी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि युद्ध के मैदान में लहना सिंह की गोद में दम तोड़ने वाले उसके साथी का जो नाम था वो क्या था, उसका नाम था वजीरा सिंह। कौन सा सिंह है, वजीरा सिंह था। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि लपटन साहब की वर्दी पहनकर जो जासूस आया था वह वास्तव में क्या, कौन था, वह वास्तव में एक जर्मन जासूस था। क्या था, जर्मन जासूस जासूस था, वास्तव में वह एक क्या था, जर्मन जासूस था। नेक्स्ट यहाँ पर है, मृत्यु के कुछ समय पहले समृद्धि बहुत साफ हो जाती है। ये पंक्ति इस कहानी में, इस कहानी के जो है इस कहानी के उपसंहार भाग से ली गई है। कौन से उपसंहार भाग से ली गई है, उपसंहार भाग से जो है ली गई है, उपसंहार भाग से जो है ली गई है। आगे बढ़ते हैं कि सूबेदारनी के बेटे का नाम जो है, सूबेदारनी के बेटे का जो नाम था वो आपके बोध सिंह था। कौन सा सिंह था, बोध सिंह जो है था, जिसकी रक्षा के लिए लहना सिंह ने अपने प्राण दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, आकाशदीप है, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र स्त्री पात्र का नाम क्या है, तो स्त्री पात्र का नाम है आपके चंपा। कौन कौन क्या नाम है, चंपा नाम है। चंपा जिससे घृणा करती थी लेकिन बाद में प्रेम करने लगी थी, उस मुख्य पुरुष पात्र का नाम जो है वो क्या है, तो उसका नाम आपके हो जाएगा बुधगुप्त। कौन सा गुप्त, बुध गुप्त यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुधगुप्त और चंपा जिस नाव पर बंदी थे वह कौन सी थी, तो वह जिस नाव पर बंदी थे वह आपके मणिभद्र थी। कौन सी भद्र थी, मणिभद्र नाव थी। चंपा के पिता जो है आपके मणिभद्र, यहाँ पर जो मणिभद्र है, मणिभद्र के प्रहरी थे जिनकी जो है समुद्र में हत्या कर दी गई थी। समुद्र में क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर चंपा और बुद्ध गुप्त ने जिस नए द्वीप की खोज की और जहाँ रहने लगे उसका नाम है जो है रखा था वो चंपा द्वीप रखा था। कौन सा द्वीप है, चंपा द्वीप जो है नाम है उसका रखा था। चंपा अपने पिता की स्मृति में और समुद्र के प्रतीकों को रास्ता दिखाने के लिए आकाश में आकाश दीप जलाती थी। कौन सा, क्या जलाती थी, आकाश दीप जलाती थी। आकाश दीप जो है जलाती थी, आकाश दीप जलाती थी, आकाश दीप जलाती थी। यहाँ पर आकाश दीप है वो जलाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, बुधगुप्त जो है चंपा को अपने साथ बुधगुप्त जो है चंपा बुधगुप्त चंपा को अपने साथ जो है बुधगुप्त चंपा को अपने साथ जो है भारत वर्ष जो है चलने का प्रस्ताव देता है, जिसे चंपा क्या देती है, ठुकरा देती है। आकाशदीप कहानी में जो है, आकाशदीप कहानी में जो है आपकी प्रेम और प्रतिशोध, कौन सा, प्रेम और प्रेम और प्रेम और आपके प्रतिशोध, प्रेम और प्रतिशोध, प्रेम और प्रतिशोध, प्रेम और जो है आपके प्रेम और प्रतिशोध और कर्तव्य के बीच का भीषण संघर्ष दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की भाषा शैली मुख्य रूप से जो है आपके
कैसी है? तत्सम तत्सम प्रदान है। कहानी के अंत में बुद्धगुप्त अकेला भारत लौट जाता है और चंपा आजीवन जो है आपके दीप जो है शिखा दीप शिखा बनकर द्वीप पर ही रह जाती है। देखिएगा पाजेब कहानी का मुख्य विषय क्या है। पाजेब कहानी का मुख्य विषय जो है आपके बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पाजेब कहानी का मुख्य विषय जो है आपके बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर है? बाल मनोविज्ञान पर जो है ये आधारित है। इसके अंदर जो है आपके एक बालक के ऊपर पाजेब चुराने का संदेह किया जाता है, लेकिन जो पाजेब थी वो बुआ के पास जो है मिलती है, सुरक्षित मिलती है। यहाँ पर बालक के ऊपर दबाव डाला जाता है और बालक जो है दबाव के कारण क्या करता है, उसको जो है उसको जो स्वीकार कर लेता है कि उन्हें उसी ने है वो ये पाजेब चुराई है। यानी उसने जो है उनके डर के कारण जो है झूठा जो उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया था, उसी के कारण जो है वो यहाँ पर स्वीकार करना पड़ता है कि मैंने ही चुराई है। लेकिन बालक ने वो पाजेब चुराई नहीं थी, बल्कि बुआ के पास सुरक्षित वो पाजेब देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं कि कहानी में चोरी हुई वस्तु का नाम क्या है। तो चोरी क्या हुई थी? पाजेब हुई थी। क्या हुई थी? पाजेब जो है आपकी चोरी हुई थी, जो बुआ के द्वारा लाई गई थी। जिस बालक पर पाजेब चुराने का संदेह किया जाता है, उसका नाम जो था वो आशुतोष था। क्या था? उसका नाम आशुतोष था। आशुतोष जो है उस बच्चे का नाम था। आशुतोष एक आशुतोष की जो छोटी बहन है उसका नाम जो है आपकी क्या था? उसका नाम मुन्नी था। क्या नाम था? मुन्नी है, जिसकी पाजेब जो है खो चुकी थी। यानी पाजेब मुन्नी की खो चुकी थी। आशुतोष पर उसका जो है संदेह जताया जा रहा था, लेकिन जो पाजेब थी वो बुआ के पास मिली थी, वो चोरी नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशुतोष पर शक होने पर आशुतोष था, उसके ऊपर शक होने पर मुख्य कारण उसका अपने दोस्त पर जो है आशुतोष पर शक होने पर मुख्य कारण उसका अपने दोस्त जो था उसका अपने दोस्त छन्नू के साथ पतंग उड़ाना था। यानी छन्नू के साथ वो क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ाना था। बालक आशुतोष ने सजा के डर और मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर के झूठा अपराध या फिर कह सकते हैं चोरी को स्वीकार कर लिया। यानी जो चोरी का ब्लेम लगाया गया था, जो पाजेब की चोरी का ब्लेम लगाया गया था, वो उस बालक ने मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर के क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंत में पाजेब चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वह जो है आपके अंत में क्या हुआ था कि जो पाजेब जो थी वो चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वह जो है बुआ के पास जो है सुरक्षित मिली थी। यानी पाजेब चोरी होने का आरोप जिस बालक के ऊपर लगाया गया था आशुतोष पर, वो झूठा जो है अपराध था। चोरी का झूठा अपराध उसके ऊपर लगा था, लेकिन वो पाजेब जो मिली थी वो बुआ के पास सुरक्षित मिल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। पाजेब कहानी में जो है आपके पाजेब कहानी में मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रमुखता से जो है प्रयोग हुआ है। यानी पाजेब कहानी है उसमें आपके मनोविश्लेषणात्मक जो है शैली का प्रयोग जो है प्रमुखता से देखने को मिला है। कहानी में जो है पिता जो पात्र के माध्यम से जो है लेखक ने पिता के कठोर अनुशासन और बाद के पश्चाताप को यहाँ पर जो है प्रमुखता से यहाँ पर दिखाया गया है। ये कहानी ये संदेश देती है कि बच्चों के साथ जो है सहानुभूति, बच्चों के साथ हमेशा क्या है? सहानुभूति, बच्चों के साथ सहानुभूति और आपके जो है सहानुभूति और विश्वास जो है का व्यवहार जो है करना चाहिए, न कि संदेह का। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शरणदाता कहानी के मुख्य पात्र का नाम जो है आपके शरणदाता कहानी के वो आपके कौन है? तो
देवेंद्र लाल है जो विभाजन के दौरान लाहौर में फंस जाते हैं। देवेंद्र लाल को अपने घर में शरण देने वाले उनके मुस्लिम मित्र का जो नाम था वो क्या था, तो वो आपके थे शेख अत्ताउल्ला थे। शेख अत्ताउल्ला जो है वो आपके थे। ये कहानी जो है मुख्य रूप से भारत विभाजन की त्रासदी के ऊपर आधारित है। अताउल्ला के घर में देवेंद्र लाल को खाने के साथ एक पत्र मिला था जिसमें उन्हें सावधान रहने को कहा गया था। किससे? तो जहर से, यानी जहर उनके भोजन के अंदर मिलाया हुआ था। उसी पत्र के अंदर जो है इन्हें सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा गया था। और वो पत्र जो जिसने लिखा था वो आपके अताउल्ला की एक पुत्री थी जिसका नाम था जेबू निसा जो पुत्री थी उसने अपने मानवता के जरिए मानवता का परिचय देते हुए उन्होंने जो है आपके देवेंद्र लाल की जान है वो बचाई थी। नेक्स्ट है कि अताउल्ला की पुत्री का नाम ये देखिएगा आ गया है यहाँ पर जेबू निशा था। क्या था? जेबू निशा था। जेबू जो है आपके निशा उसकी पुत्री का नाम था जो मानवता का परिचय देते हुए देवेंद्र लाल की जान है वो बचाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि देवेंद्र लाल शेख जो है शेख साहब के घर से निकल करके जो है किसके घर शरण ली थी, तो वो आपके उसके बाद रफीकुद्दीन के घर जो है रफीकुद्दीन के जो घर है वो वहाँ पर शरण है वो आपके शरण लेते हैं। शरणदाता कहानी का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर यहाँ पर है मानवतावाद। मानवतावाद यहाँ पर जो है मूल स्वर यहाँ पर निकल कर आता है। इस कहानी में अताउल्ला का पात्र सांप्रदायिकता और भय के कारण बदल जाता है। किसके कारण? आपके सांप्रदायिकता और भय के कारण बदल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहानी के अंत में देवेंद्र लाल को बचाने वाली जो है आपके जेबू निशा जो आपकी अताउल्ला की पुत्री थी कि वह पर्ची थी जिस पर बचिए लिखा था। शरणदाता कहानी आगे के कहानी संग्रह आपके जय दौल में जो है आपके संकलित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चीप की दावत कहानी के मुख्य पात्र का नाम जो था वो आपके मिस्टर सामनाथ था। क्या था? मिस्टर सामनाथ था। मिस्टर सामनाथ है जो अपने बॉस को खुश करने के लिए घर पर पार्टी देता है। सामनाथ की पत्नी और वह स्वयं घर के जो है आपके बूढ़ी माँ जो थी जो आपकी माँ थी, बूढ़ी माँ को जो है दावत के दौरान मेहमानों की नज़रों से छिपाना चाहते थे। सामनाथ के बॉस चीफ एक जो है अमेरिकी मूल के व्यक्ति थे। अमेरिकी मूल के जो है व्यक्ति थे। दावत के दौरान जब चीफ माँ से मिलते हैं तो माँ उन्हें जो है नमस्ते कह करके अभिवादन करती है। चीफ को माँ के हाथ की बनी हुई फुलवारी जो थी वो बहुत ही पसंद आई और उन्हें इसे बनाने की फरमाइश की। सामनाथ अपनी माँ को दावत के समय जो है आपकी सफ़ेद कमीज कमीज और आपके जो है सलवार जो है आपके पहनने और चुपचाप अपनी जो है कोठरी में बैठने का निर्देश देता है। माँ अपने बेटे की तरक्की के लिए फुलवारी बनाना उसके त्याग और ममता का प्रतीक है। ये कहानी आधुनिक समाज में आपके जो है समाज है उस आधुनिक समाज में वृद्धों की उपेक्षा
और अकेलेपन की समस्या को उजागर करती है। कहानी के अंत में जो माँ है वो आपके हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर करती है, प्रकट करती है, लेकिन बेटे के स्वार्थ के कारण रुक जाती है। चीप की दावत विश्व कहानी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह जो है पहला पाठ जो है उसमें संकलित है। गदल कहानी की मुख्य पात्र गायिका का नाम जो है आपके गदल है। क्या है? गदल है, जो अपने स्वाभिमान के लिए जानी जाती है। गदल अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने देवर जो आपके कौन था, उसका डोडी था। डोडी के प्रति प्रेम और अधिकार के कारण उसके घर चली जाती है। गदल जिस जाति समुदाय से संबंध रखती है वह आपके कौन सा था, तो गुर्जर है। कौन सा है? गुर्जर जाति है। कहानी में गदल के बड़े बेटे का जो नाम था वो आपके निहाल है। क्या है? निहाल है, जो अपनी माँ के दूसरे घर जाने का विरोध करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, गदल जो है आपके डोडी के घर से निकल करके जो है आपके मोनी नामक व्यक्ति के घर नाता कर लेती है, जिससे पूरे गांव में हलचल मच जाती है। डोडी की मृत्यु की खबर सुनकर गदल ने जो है उसकी जो है आपकी कारज यानी मृत्यु भोज के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। गदल ने डोडी के कारज में जो है आपके नुक्ति और आपके जो है लाडू खिलाने की जिद की थी, जो उस समय कानूनन जो है प्रतिबंधित था। कहानी के अंत में गदल पुलिस की गोली का शिकार होती है और उसके अंतिम शब्द ये थे कि मर्दों को मरते देखा है, अब मरना भी देख लिया। मर्दों को जो है आपके मरते देखा है, मर्दों को मरते देखा है और अब मरना भी देख लिया। मर्दों को मरते देखा है, मरना भी देख लिया। ये आपके जो है गदल के अंतिम शब्द थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गदल कहानी का परिवेश मुख्य रूप से जो है आपके गदल कहानी का जो परिवेश है वो मुख्य रूप से ब्रज प्रदेश के अंचल का है। यह कहानी स्त्री के जो है आपके सशक्तिकरण और उसकी जिजीविका यानी का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। अकेली कहानी के मुख्य पात्र एक वृद्ध स्त्री है, जिसे गांव के लोग जो है सोमा बुआ जो है कहकर पुकारते हैं। सोमा बुआ के पति तीर्थ यात्रा के बहाने ब्रश में जो है आपके 11 महीने बाहर रहते हैं। सोमा बुआ का इकलौता बेटा जो है वो आपके हरकू है। कौन है? आपके हरकू है। अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी याद उसके मन में हमेशा बनी रहती है। सोमा बुआ को अपने दूर के रिश्तेदार आपके भागीरथ जी के यहाँ शादी का निमंत्रण मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन निमंत्रण यहाँ पर नहीं मिला था। बुआ ने शादी में उपहार देने के लिए अपनी पुरानी अमानत थी, अंगूठी उनकी थी, अंगूठी को भी बेच दिया था। फिर भी बुआ को यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया गया था। बुआ की पड़ोसन का नाम जो है वो आपके राधा है, जिससे वह अपने मन की बातें साझा करती है। निमंत्रण न मिलने पर भी बुआ ने खुद को ये कहकर तसल्ली दी थी कि बड़े आदमियों की भीड़ में नाम लिखना भूल गए होंगे, यानी बड़े आदमियों की भीड़ में नाम लिखना भूल गए होंगे, ऐसा इनके द्वारा लिखा गया। बड़े आदमियों की भीड़ में नाम लिखना भूल गए होंगे। और यहाँ पर अकेली कहानी का मूल विषय जो है वृद्ध अवस्था में जो है अकेलापन
अकेलापन और सामाजिक अलगाव है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के अंत में जब बुआ सज धज कर तैयार होती है और बुलावा नहीं आता है, तो वे अपनी जो आपके उनकी साड़ी और जो गहने उनको फिर से लपेट करके रख देती है। सोमा बुआ का व्यक्तित्व जो है, आपके सोमा बुआ का जो व्यक्तित्व था वो भावुक जो है भावुक और आपके मिलनसार है। वे बिना बुलाए भी दूसरों के दुख सुख में शामिल होना चाहती है। यहाँ पर जो है चंद्रदत्त शर्मा द्वारा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये लिखी गई है, जो आपके मील की पत्थर साबित होने वाली जो कहानी साहित्य है, जो उसने कहा था, उसके जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। गद्यांशों की यहाँ पर जो सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर हम आपके सामने करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर पहले जो है व्याख्या क्या है कि अमृतसर के गलियां और बड़े जो शहर हैं उनके इक्के वाले यहाँ पर इससे संबंधित यहाँ पर जो है आप देखिएगा कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोर्ट वालों की बोली का मरहम लगावे। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने जो है आपके किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मिट्टी छुरी की तरह महीने मार करती है। तो देखिएगा यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सप्रसंग जो आपके गद्यांश है किस प्रकार से किस कवि के द्वारा लिखा गया है, उसके अंदर क्या कहा गया है, कौन सी प्रसिद्ध कहानी के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, पूरी बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या देखिएगा कि प्रस्तुत अवतरण है कहानी साहित्य के प्रथम सफल लेखक है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से अवतरित है। यहाँ पर कहानी के वातावरण को चित्रित किया गया है। लेखक बतलाता है कि बड़े बड़े नगरों में जो है आपके तांगे इक्के और गाड़ियां चलाने वाले सड़कों पर जाते हुए राहगीरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वे अपने मुख से अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उनको यह व्यवहार जो है सुनने वाले को असह्य हो जाता है। लेखक का कथन है कि जो इनकी शब्दावली को सुनकर ऊब चुके हैं, वे अमृतसर के तांगे इक्के वालों की मीठी शब्दावली सुने। बड़े बड़े नगरों के इक्के गाड़ी वाले राह चलते व्यक्तियों को कभी आंखें न होने का जो है उबालब देकर अंधा बताते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के जो है पोरों को कुचल कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं। कभी अपने घोड़ों को बुरी तरह जो है बुरी गालियां देते हैं। इस प्रकार हृदय में शुभ क्रोधित और ग्लानि से पूर्ण होकर के वे सीधे चले जाते हैं। उस समय अमृतसर में उनके साथी तांगे वाले बड़े धैर्य के साथ अपना कार्य करते हैं। वे चक्करदार गलियों में एक एक ठेल वाले के लिए ठहर कर आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने वालों का बड़े आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हटो सरदार जी, बचो भाई जी, आने दो लाला जी आदि कहते हुए सफेद सापा बांधे अनेक खोमचों खच्चरों और आदमियों की भारी भीड़ से निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति जी और साहब सुने बिना अपने स्थान से नहीं हटता। उनकी जीवा चलती अवश्य है, किंतु वह मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई चलती है। कहने का आशय यह है कि वे मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है टिप्पणी के अंदर क्या लिखना है कि वातावरण का इतना सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है कि पाठक के सामने स्थिति का बिंब सहज ही उभर आता है। अवतरण की भाषा व्यवहारिक और स्थानीय पुट लिए हुए हैं। शैली
यहाँ पर वर्णनात्मक के गुण से युक्त है। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट जो अवतरण है वो आपके बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह का जो वात्सल्य और सेवा का जो भाव है उससे संबंधित है। तो देखिएगा कैसा है यहाँ पर अवतरण। अवतरण के अंदर क्या कहा गया है। जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो, आप कंबल उसे उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते आ रहे हो, अपने सुख लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुमने मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। देखिएगा यहाँ पर प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण चंद्रदत्त शर्मा गुलेरिया के द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के प्रारंभिक भाग से अवतरित है। यह जो है वजीरा सिंह की उक्ति है, जिसे पलटन का विदूषक कहा गया है। वह बीमार बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह के सहानुभूतिपूर्ण आचरण का वर्णन करता है। लहना सिंह के हृदय में बोधा सिंह के प्रति गहन स्नेह सहानुभूति का भाव है। कारण है बोधा सिंह उसकी भूतपूर्व प्रेयसी संप्रति सूबेदारनी का पुत्र है। ऊपर से वह सूबेदारनी का एकमात्र पुत्र है, क्योंकि सूबेदारनी के दूसरे पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए सूबेदारनी के विनयपूर्ण कथन ऐसे ही इन दोनों को बचाना ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। मैं स्मरण करते हुए लहना सिंह उसकी संपूर्ण परिपालना कर रहा है। बोधा सिंह फ्रांस की तीव्र सर्दी को सहन नहीं कर पाया और बीमार हो गया है। युद्ध स्थल में सैनिकों के छोटे मोटे रोगों की परवाह सैनिक स्वयं ही नहीं करते। बोधा सिंह को बुखार है और उसे कड़ाके की सर्दी लग रही है। लहना उसे अपनी कंबल ओढ़ा देती है, उसके पहरे के समय स्वयं पहरा देता है और अपने जो सूखे तख्ते पर उसे लिटाए रखता है, जबकि स्वयं कीचड़ और गिल्ले में समय गुजारता है। स्पष्ट है कि लहना सिंह को बोधा के प्रति पुत्रवत स्नेह और वह उसे हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर टिप्पणी में क्या लिखना है कि लहना सिंह के हृदय की प्रगाढ़ मानवीयता एवं उदारता इस प्रसंग में चित्रित हुई है। लहना सिंह यथार्थ के धरातल पर जीने वाला व्यवहारिक व्यक्ति है। वह ढोंग कम और वास्तविक कार्य अधिक कर रहा है। अवतरण में भाषा समय परिस्थितियों एवं पात्रों के अनुकूल है। पंजाब के सामान्य प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया गया है, जिससे संवाद जीवित एवं संवेदनीय बन गया है। उदाहरणार्थ, कहीं तुम मांदे न पड़ जाना एक स्थानीय प्रयोग है और ये वजीरा के कथन को स्वाभाविक बना देता है। आगे देखिएगा, यदि पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर भयंकर युद्ध लहना सिंह का शौर्य और सूबेदार की सराहना से संबंधित यहाँ पर पंक्ति दी गई है। अच्छे प्रकार से देखना है। किसी को खबर न हुई लहरू को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में भट्ट की भाषा में दंत वीणो पदेशाचार्य कहलाती है। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि तू न होता तो आज सब मारे जाते।
देखिएगा यहाँ पर प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत अवतरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से अवतरित है। प्रसंग है जर्मन जासूस के आगमन, उसकी कपाल क्रिया एवं जर्मनों के द्वारा खदंक पर हमले के पश्चात का है। 70 जर्मन युद्ध का जो है आपके नाद करते हुए खाई में घुस पड़े थे और सिखों की बंदूकों की गार्ड से पहले गांवों को रोका, दूसरे गांवों को रोका, लेकिन सिख सैनिक केवल 8 थे, जबकि जर्मन सैनिक थे पूरे 70। लैना सिंह तक कर मार कर जो है वार कर रहा था, वह खड़ा था और बाकी लेटे हुए थे। तकदीर अच्छी थी कि वजीरा सिंह सूबेदार को सेना सहित वापस ले आया था। युद्ध के समय ही आकाश में क्षीण चंद्रमा निकल आया था। हवा ऐसी चल रही थी कि दांत वीणा के तारों के समान जो है कंपित होकर बज रहे थे। वजीरा सिंह जब भागता हुआ सूबेदार की तलाश में गया था, तब फ्रांस की मनो गीली मिट्टी उसके जूतों से चिपक कर उसकी गति में अवरोध उत्पन्न कर रही थी। खड़े खड़े फायरिंग करने के कारण लैना सिंह की पसली में गोली लगी। वह घाव मारात्मक था, लेकिन लैना सिंह उसे छिपा रहा। सूबेदार हजारा सिंह सारी घटनाओं को समझकर लैना सिंह की बुरी प्रशंसा करने लगे। लैना सिंह की आशुबुद्धि एवं बहादुरी से सिख सैनिकों की जान बच गई एवं वे विजयी हुए थे। यदि वह घबरा जाता या उसकी तुरंत बुद्धि काम नहीं करती तो सब के सब मारे जाते। नेक्स्ट यहाँ पर है, गुलेरी जी ने इस प्रसंग में चांद और तेज चलती ठंडी हवा का वर्णन करने के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य के शब्दों का प्रयोग जो है कर उनका यथार्थ अनुभूति प्रवण वर्णन किया है। इससे जहाँ वर्णित विषयों के चित्र एवं उनकी अनुभूति पाठक के हृदय में स्पष्ट हो उठती है, वहाँ लेखक का बहुश्रुत एवं विद्वान होना भी सिद्ध होता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में भाषा, समय, स्थिति एवं पात्र अनुकूल है। लैना सिंह के प्रति सूबेदार हजारा सिंह की ये उक्ति मार्मिक बन पड़ी है, तू न होता तो आज सब मारे जाते। नेक्स्ट यहाँ पर है, मोर्चे पर सैनिकों की मनोदशा किस प्रकार की रहती है और लैना सिंह का उत्साह किस प्रकार का रहता है, उस पर आधारित यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा पूरा अवतरण यहाँ पर। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहरी पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलियों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। क्या है यहाँ पर देखिएगा प्रस्तुत गद्यावतरण में। प्रस्तुत गद्यावतरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से लिया गया है। जर्मन के युद्ध क्षेत्र में सिख सेना के सिपाही 4 दिनों से आपके खंदकों में बैठे हुए थे। उसी अवसर पर जमादार लैना सिंह के सूबेदार हजारा सिंह तथा अन्य साथियों को लक्ष्य करके अपने जो भाव व्यक्त किए हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ हुआ है। लैना सिंह ने कहा कि मोर्चे पर खदंकों में बैठकर लगातार जागते रहने से 4 दिन बीत गए, परंतु हमारी पलक नहीं झपी, अर्थात हमें नींद लेने या आराम करने का अवसर नहीं मिला। हमारे जनरल द्वारा हम शत्रुओं पर आगे बढ़कर दावा बोलने का आदेश नहीं मिल रहा है। एक कहावत है कि घोड़े पर सवार होकर जब तक उसे नियमित न घुमाते रहो तब तक वह बिगड़ता जाता है, अपनी चाल भूल जाता है। उसी प्रकार मोर्चे पर बैठे सिपाही को आक्रमण करने का आदेश न मिले तो वह बिगड़ जाता है।
नैना सिंह इसी बात पर कहता है कि यदि मुझे संगीन चढ़ाकर आक्रमण करने का आदेश मिल जाए तो मैं अकेला 7 दुश्मनों को मारकर लौट आऊं। अगर मैं ऐसा न सकूं तो दरबार साहब यानी सिख के गुरु ग्रंथ साहब के मंदिर में सिर झुकाने या माथा टेकने पर मुझे अवसर न मिले, अर्थात यहीं युद्ध क्षेत्र में मारा जाऊं और स्वदेश से न लौट पाऊं। नैना सिंह कहने लगा कि ये जो आपके ये दुष्ट जर्मन हमारे हाथों में बंदूक को भी देखते ही रोने लगते हैं और उनके पैर पकड़कर दया करने हेतु गिड़गिड़ाने लगते हैं। सामने आने पर तो ये अपनी कमजोरी दिखाते हैं, परंतु रात के अंधेरे में बढ़कर धावा बोला था। वे 4 मील तक भाग गए थे। उस दिन जनरल साहब ने पीछे लौट आने का आदेश नहीं दिया होता तो हम इन जर्मनों को अच्छा सबक सिखा देते। टिप्पणी में लिखना है कि युद्ध क्षेत्र में साहसी सैनिकों की दिनचर्या, अनुशासन, मनोभावों का सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सरल, मुहावरेदार और शैली भावात्मक है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर मृत्यु के पूर्व की स्पष्ट होती स्मृतियां यहाँ पर जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिएगा कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से व्याख्या करनी है कि प्रस्तुत गद्यावतरण चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से अवतरित है। इस अंश में प्रसंग उस समय का है जब युद्ध के पश्चात घायल सूबेदार एवं उसका पुत्र बोधा सिंह जो है आपके अस्पताल चले गए थे। अस्पताल की गाड़ी में स्थान न होने के कारण लैना सिंह नहीं जा पाया। उसने किसी को नहीं बताया कि उसे कैसा मर्मांतक घाव लगा है। यदि वह कह देता तो सूबेदार स्वयं रुक जाते और उसे जबरदस्ती अस्पताल भेज देते, लेकिन लहना सिंह ने सूबेदारनी को जो वचन दिया था उसकी अनुपालना उससे नहीं हो पाती। अब लहना सिंह वजीरा सिंह की जांघों पर सिर रखकर लेटा हुआ है। ये उसके जीवन के अंतिम क्षण है। उसे अपने पवित्र कर्तव्य को पूर्णतया निभा लेने का संतोष है। वह तदुत्पन्न अगाध शांति है। वह एक वीर नायक है। इस कारण कष्टों की उसे परवाह नहीं जीवन को खोने का उसे दुख नहीं है। उसके मानस में प्राचीन स्मृतियां उभर रही है। एक यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति की स्मृतियां उसके अंतकाल में उसके स्मृति पटल पर उभरती है। जीवन की दुखपूर्ण जो स्थितियां हैं स्थितियों की स्मृतियां भी एक रहस्यमय आनंद से भरी हुई होती है। लैना सिंह के प्रथम प्रेम की स्मृतियां मृत्यु काल के समय उसके कष्ट को हल्का कर रही थी और वह स्मृतियों में खोया हुआ दिवंगत हो रहा है और वजीरा सिंह की आंखों से जो आपके टप टप आंसू गिर रहे हैं। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर अवतरण को आपको व्याख्या करनी है। आगे यहाँ पर इसके अंदर टिप्पणी में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण पूर्व द्वितीय शैली के प्रारंभ का प्रसंग है जो इस कहानी का प्रमुख सौंदर्य स्थल है। यही कहानी के जो है चरम स्थल या क्लाइमैक्स भी दृष्टिगोचर होता है। प्रसंग पूर्णतः यथार्थपुष्ट एवं मनोवैज्ञानिक सम्मत भी है। कारण यह है कि वास्तव में मनुष्य के जीवन में अंतकाल में ऐसा ही अनुभव होता है। तो साथियों आपकी हिंदी साहित्य की भी महामैराथन क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बीए के 6 सेमेस्टर के समस्त साथियों को जो है आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य और बेहतरीन परिणाम की हम कामना करते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको पेपर को हल करना है। आप सभी साथियों के लिए ज़रूरी सूचना ये रहेगी कि परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, मूल पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड या फिर अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके पास अपनी कॉलेज आईडी होनी चाहिए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन आप सभी का।
आप सभी का विश्वास, प्यार इसी प्रकार बना रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। और ज़रूर आप जब पेपर दे कर के आएँगे, उसके बाद अब आप जो है महसूस करेंगे कि निश्चित रूप से हमने टुडे रोज़गार के साथ जुड़ कर के जो पढ़ा था, वह एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिला है। और निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक सूचना रहेगी आपकी, पीडीएफ यदि आपको चाहिए, पूरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।